और महाराष्ट्र में हिंदुत्व की राजनीति अब और लाउड होने वाली है। राज ठाकरे ने ऐलान कर दिया है कि 4 तारीख के बाद भी लाउड स्पीकर की आवाज पर लड़ाई जारी रहेगी। आज मुंबई में राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि आने वाले दिन शिवसेना के लिए मुश्किलों भरे होंगे। ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते। राज ठाकरे ने ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर मचा घमासान फिलहाल थमने वाला नहीं है। मतलब ये कि राज ठाकरे इस लड़ाई को और बड़ा करना चाहते हैं। शिवसेना कुछ भी बोले, लेकिन महाराष्ट्र में अगर राज ठाकरे का कद बड़ा होता है तो उद्धव ठाकरे का कद अपने आप छोटा हो जाएगा। इसलिए नई सूरत में राज ठाकरे से कैसे निपटा जाए, मंथन शुरू हो गया है। जो शिवसेना महाराष्ट्र में अब तक हिंदुत्व का दामन पकड़कर अपनी राजनीति की पताका लहरा रही थी, उस पार्टी को राज ठाकरे ने एक बार फिर से चुनौती दी। और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती, तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। और इसके लिए आंदोलन है, ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज ठाकरे ने देश की संस्कृति, देश के समाज और इस देश के सरोकारों का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र सरकार से कई सवाल पूछे। उनका पहला सवाल था, सरकार एमएनएस के कार्यकर्ताओं को क्यों गिरफ्तार कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन मस्जिदों में हो रहा है। दूसरा सवाल था कि साल भर लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की इजाजत कैसे मिल जाती है, जबकि हिंदुओं को गणेश उत्सव में 10 दिन की इजाजत भी लिखित में लेनी पड़ती है। और तीसरा सवाल था कि बुधवार सुबह मुंबई में 135 मस्जिदों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश तोड़कर लाउड स्पीकर से अजान दी गई, तो नियमों का उल्लंघन करने वालों पर क्या कार्रवाई की गई। मैं पूछ रहा हूं महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? होगी या नहीं होगी, या सिर्फ हमारे ऊपर होगी? राज ठाकरे के सवालों का जवाब देने के लिए सरकार की ओर से तो कोई सामने नहीं आया, लेकिन शिवसेना की ओर से संजय राउत जरूर सामने आए। उन्होंने वही कहा जो पहले दिन से बोल रहे हैं। संजय राउत ने कहा, राज ठाकरे एक गुमनाम और कंफ्यूज नेता है। तो उनका आंदोलन है हिंदुओं में फूट डालने का। उनका आंदोलन पहले था मराठी में फूट डालने का, वो नहीं हो पाया तो भारतीय जनता पार्टी को पकड़कर हिंदू में फूट डालने का काम चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता उसमें शामिल नहीं होगी। राज ठाकरे 1 महीने पहले अचानक से महाराष्ट्र की सियासत में लाउड स्पीकर लेकर आए और उन्होंने ये ऐलान किया था कि 4 मई से पहले मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर का वॉल्यूम या तो डाउन हो जाए या फिर लाउड स्पीकर हटा दिया जाए, और अगर उनके निर्देशों का पालन नहीं होता है तो मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ होगा। जिथे जिथे यांचे लाउडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। अब इसका असर ये हुआ था कि महाराष्ट्र के हर गली मोहल्ले में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, सड़कों पर सीआरपीएफ को उतारना पड़ गया। लेकिन इसके बावजूद राज ठाकरे के कार्यकर्ता महाराष्ट्र के कई जगहों पर मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर लेकर पहुंच गए। पहली तस्वीर मुंबई के चारकोप की है, जहां हनुमान चालीसा बजाई गई। दूसरी तस्वीर चांदीवली इलाके की है, जहां हनुमान चालीसा बजाई गई। तीसरी तस्वीर नवी मुंबई की है, जहां मस्जिद के सामने चालीसा पढ़ने की कोशिश हो रही थी और पुलिस पहुंच गई। और चौथी तस्वीर पनवेल की है, अजान से पहले यहां लाउड स्पीकर हटा दिए गए। और पांचवी तस्वीर मुंबई के दिनदोशी इलाके की है, यहां भी लाउड स्पीकर बंद रहा। मतलब महाराष्ट्र के कई जगहों पर राज ठाकरे की चेतावनी का असर हो गया। जो काम पुलिस और सरकार नहीं कर पाई, वो राज ठाकरे की चेतावनी कर गई। राज ठाकरे इसे अपनी जीत बता रहे हैं। जिन लोगों ने लाउड स्पीकर को डाउन कर दिया है, उन्हें थैंक यू बोल रहे हैं।
लेकिन अभी वो रुकने वाले नहीं हैं, लिहाजा सरकार टेंशन में है। माहौल बिगड़े नहीं, इसलिए आज धरपकड़ भी बहुत हुई। एमएनएस के 18,000 कार्यकर्ताओं और नेताओं को सीआरपीसी 149 के तहत नोटिस भेजा गया। एमएनएस के 250 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को मुंबई में पकड़ा गया। नासिक, कल्याण, अहमदनगर, जलगांव, हर जगह सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। ऊपर मैं पूछ रहा हूं महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? मातोश्री ने सोच रखा था कि उसकी मुट्ठी में हर सूरत में हिंदुत्व वाले एजेंडे की चाबी होगी, लेकिन अब उद्धव को राज से चुनौती मिल रही है। सवाल उठ रहा है कि कौन है हिंदुत्व वाले एजेंडे का साहिब। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महाराष्ट्र से शुरू हुई लाउड राजनीति अब धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाती जा रही है। लाउड स्पीकर की आवाज पर सियासत तेज होती जा रही है, लेकिन नियमों का उल्लंघन भी लगातार जारी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहां 1140 मस्जिदें हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से करीब 135 मस्जिदों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए तय सीमा से ज्यादा आवाज में लाउड स्पीकर बजाए। वहीं पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो राज्य में 15,000 से ज्यादा मस्जिदें हैं और इनमें से करीब 1,000 मस्जिदों ने नियमों को ताक पर रखते हुए लाउड स्पीकर बजाए। हालांकि कुछ मस्जिदों ने नियमों का उल्लंघन नहीं किया, नियम माने और तय सीमा के भीतर ही लाउड स्पीकर बजाए। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई से इस वक्त जी मीडिया संवाददाता अश्विन पांडे जुड़ रहे हैं। अश्विन, मैं सीधा आपकी तरफ आना चाहता हूं और सवाल यही है कि यह लड़ाई कितनी आगे जाएगी। एक दिन तो इतनी सुरक्षा दी जा सकती है कि हर मस्जिद के सामने पुलिस वाले या सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दीजिए, लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं राज ठाकरे, यह लड़ाई कितनी आगे जाएगी? जी देखिए, राज ठाकरे ने एक बात बहुत साफ कही है कि ये सिर्फ एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये आगे भी चलता रहेगा। यानी कि जब तक ये सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता, जब तक सारे मस्जिदों पर लगाए गए लाउडस्पीकर उन तय मानकों को नहीं फॉलो करते, तब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। उन्होंने साफ भी अपने औरंगाबाद के भाषण में कहा था कि जब तक मस्जिदों के जो लाउडस्पीकर हैं वो उतार नहीं लिए जाते या फिर जो तय मानक है, जो तय डेसिबल है, उस पर वो जो है उसको नियमित नहीं कर देते, तब तक मंदिरों पर भी जो लाउडस्पीकर लगाए गए हैं वो नहीं हटेंगे। यानी कि ये लड़ाई सिर्फ 4 मई तक सीमित नहीं है, ये तब तक जारी रहेगी जब तक सब कुछ कानूनी तौर पर ना चलने लगे। उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का, सुप्रीम कोर्ट के भी नाम का भी जिक्र किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना आदेश दिया हुआ है तो उस आदेश को फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। और साथ ही आज इसके जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राज ठाकरे की, उसके तुरंत बाद एक बैठक बुलाई गई मुंबई पुलिस द्वारा, जिसमें तमाम धार्मिक जो गुरु हैं और बड़े मंदिर और मस्जिदों ट्रस्ट के जो लोग शामिल हैं उनकी बैठक की गई और इस पर तत्काल अमल करने के लिए कहा गया कि जो भी लाउडस्पीकर हैं वो तय मानक में जो है उसका डेसिबल तय होना चाहिए। साथ ही आपके पास में लौट के वापस आता हूं, लाउडस्पीकर आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं, वो तो मानने पड़ेंगे। और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि सीपीसीबी की जो गाइडलाइन है वो भी हम आपको बताते हैं। तो ये जो सीपीसीबी की गाइडलाइंस है, इनके मुताबिक निर्धारित सीमा के तहत ही आवाज का स्तर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा ना हो तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। यानी रिहायशी इलाकों में दिन के वक्त ध्वनि का स्तर, आवाज का स्तर 55 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर उससे ज्यादा ऊंची आवाज होती है तो इसे नियमों का सीधा उल्लंघन माना जाता है। जबकि अगर रात के वक्त की बात करें तो ध्वनि का स्तर, आवाज का स्तर 45 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिन के समय का मतलब सुबह 6 बजे से रात में 10 बजे तक का है, जबकि रात के समय का मतलब रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय है। और अगर आवाज 70 प्लस डेसिबल होगी, यानी कि 70 प्लस डेसिबल होगी, तो इससे ज्यादा की अगर आवाज होती है तो यह मानसिक बदलाव इसमें हो सकता है। धमनियों में खून का प्रवाह भी बढ़ सकता है, बहुत तेज हो सकता है खून का प्रवाह, यानी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या पैदा हो सकती है। तो यह
पूरी जो समस्या है वो हमने आपको बताई। और जुलाई 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर और म्यूजिक सिस्टम पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र हो रहा है, इसलिए आपको यह समझना जरूरी है। हालांकि यह आदेश पब्लिक इमरजेंसी के समय लागू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ध्वनि प्रदूषण से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यानी साफ है कि ध्वनि प्रदूषण हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। यूएन की एक रिपोर्ट भी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक 8% लोगों में हार्ट फेल्योर का खतरा पैदा इसी वजह से होता है, जबकि आईएमए की रिपोर्ट के मुताबिक 80+ डेसिबल यानी 80+ डेसिबल का शोर पूरे शरीर पर बुरा असर डालता है। अब आप समझ सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण का बढ़ता स्तर कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो तेज आवाज का सीधा असर दिल पर भी पड़ता है, यानी हार्ट रेट बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, यानी इससे तनाव भी पैदा हो सकता है। अब आपको यह भी बता दें कि रात में होने वाला शोर बुजुर्गों, छोटे बच्चों की नींद पर भी बुरा असर डालता है। इससे बच्चे चिड़चिड़ेपन का शिकार हो सकते हैं, जबकि इससे तनाव भी बढ़ सकता है। और यही नहीं, एक आम व्यक्ति की काम करने की क्षमता भी इससे प्रभावित होती है। रिपोर्ट के मुताबिक व्यक्तित्व में नकारात्मक बदलाव भी हो सकता है और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में 6 करोड़ 30 लाख लोगों की सुनने की क्षमता भी इसकी वजह से प्रभावित हुई है। तो कितने नुकसान हैं, यह हम आपको बताने की कोशिश इस वक्त कर रहे थे। अश्विन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर हम उनके पास चलते हैं। अश्विन, यह सिर्फ अजान की बात, हनुमान चालीसा की बात, उसकी आवाज की बात नहीं है। जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम जिक्र कर रहे हैं वो सभी तरह की आवाजों पर लागू है। और क्या हिंदुत्व की लड़ाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, इससे आगे जाकर सरकार इस चीज को देख रही है? जी बिल्कुल, देखिए सरकार फिलहाल जिस तरह की स्थिति बनी हुई है इस पर नजर बनाए हुए है, लेकिन सरकारों को इससे आगे जाकर देखना पड़ेगा और देखना चाहिए। क्योंकि हमने कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट की थी जिसमें साफ तौर पे चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे बड़े मार्केट हो, यहाँ पर जो तय मानक है उससे कहीं ज्यादा हमने आवाज सुनाई दी और हमने उस आवाज को टेलीविजन पे दिखाया भी कि कैसे हमारे आसपास जो कमर्शियल सेक्टर्स हो या फिर बड़ी दुकानें हो, बड़ा मार्केट हो, वहां पर इस तरह की आवाजें होती हैं, उसे कंट्रोल करने की जरूरत है ताकि स्थिति खराब ना हो। और ये जरूरत है सरकारों को, ना सिर्फ अभी जिस तरह से स्थिति बनी हुई है कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, बल्कि आने वाले समय में ट्रैफिक के नियमों को ध्यान में रखते हुए ठीक है। तो डेसिबल है, आवाजें कई तरह की है, वो डीजे की भी हो सकती है, वो अन्य आयोजनों की भी हो सकती है, कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अश्विन, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं वापस लौटकर आपके पास आता हूं। लेकिन महाराष्ट्र में जंग किस बात की है? हिंदुत्व की लड़ाई है या लड़ाई इस बात की है कि असली साहब कौन है? और औरंगाबाद जनसभा वाले मामले में राज ठाकरे पर केस दर्ज किया गया है, लेकिन मुंबई पुलिस अब भी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी है। राज ठाकरे के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाने और उनकी कार्यकर्ताओं की धरपकड़ के अलावा मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि राज्य सरकार या कहें कि उद्धव सरकार को यह अच्छी तरह पता है कि राज ठाकरे की गिरफ्तारी से नुकसान उन्हें ही होगा। उद्धव ठाकरे को पता है कि राज ठाकरे ने हार्डकोर हिंदुत्व का जो रास्ता पकड़ा है उससे उनकी वोट शक्ति कम भी हो सकती है। एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते। राज ठाकरे की हिंदी प्रेम की इनसाइड स्टोरी। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्यात बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। महाराष्ट्र का साहेब बनने की रेस में आगे कौन? राजनीति के जानकारों का मानना है कि राज ठाकरे बीएमसी चुनावों से पहले लाउड स्पीकर विवाद को हवा देकर अपनी सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं। लेकिन राज ठाकरे की हाल ही में आई कुछ तस्वीरों और बयानों पर गौर करें तो पता चलता है कि वो अपना दायरा पूरे महाराष्ट्र में बढ़ाना चाहते हैं। त्या सर्व मशिदींमध्ये जे काही काय चालवणारे जे कोणी मौलवी वगैरे जे कोणी असतील त्यांचे मी खास आभार मानेन। मराठी मानुष के हितों और उत्तर भारतीयों के खिलाफ नफरत वाली राजनीति से राज ठाकरे को कुछ हासिल नहीं हुआ। महाराष्ट्र विधानसभा में राज ठाकरे की पार्टी का सिर्फ एक नुमाइंदा है,
236 बीएमसी वार्ड के आधे वार्ड्स में एमएनएस का कोई दफ्तर तक नहीं। पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर कोई पहचान नहीं। लिहाजा राज ठाकरे ने मराठी मानुष की बात को ठंडे बस्ते में डाला और हार्डकोर हिंदुत्व वाला एजेंडा पकड़ लिया। उन्हें पता है कि शिवसेना गठबंधन की जंजीरों में जकड़ी हुई, वो हिंदुत्व का मुद्दा जोर शोर से नहीं उछाल सकती। लिहाजा उन्होंने लाउड स्पीकर पर अजान की आवाज को मुद्दा बनाया और अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा की तरह कानून हाथ में लेने का ऑर्डर दे दिया। जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। यही नहीं, राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे का एक पुराना वीडियो भी ट्वीट किया ताकि वो ये दिखा सके कि वही हैं जो बाला साहेब के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। बाला साहेब के जरिए अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे राज ठाकरे को उद्धव सरकार ने जवाब देना शुरू कर दिया। उसने राज ठाकरे की घेरेबंदी शुरू कर दी। औरंगाबाद में हुई जनसभा पर केस दर्ज करने के साथ एमएनएस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी इसकी तस्दीक करती। नासिक में एमएनएस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। नवी मुंबई से एमएनएस संभाग के अध्यक्ष योगेश शेट्टी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नवी मुंबई से ही एमएनएस नेता प्रसाद घोरपड़े सहित उनके समर्थकों को कोपर खैरने से पुलिस ने हिरासत में लिया। मुंबई से सटे अंबरनाथ इलाके में पुलिस ने एमएनएस कार्यकर्ताओं को स्पीकर के साथ हिरासत में लिया। ये लोग रिक्शे में लाउड स्पीकर रखकर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस एक्शन में और राजनीति अपने शबाब पर। राज ठाकरे की पार्टी इस लाउड राजनीति का केंद्र है, लेकिन बाकी पार्टियां भी मूक दर्शक नहीं है, वो भी बहती गंगा में हाथ धो रही हैं। किसी न किसी व्यक्ति का कोई ना कोई आदर्श होता है और मुझे लगता है राज ठाकरे जी का जो आदर्श हैं बाला साहब ठाकरे जी हैं और बाला साहब ठाकरे जी ने जो दिशा निर्देश दिए थे वहाँ पर, जिस प्रकार से वो राजनीति करते थे, हिंदुत्व की राजनीति करते थे, वो उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है। कभी बात की जाती हिजाब की, कभी अजान की, कभी हलाल की, कभी लाउड स्पीकर की, कभी हनुमान चालीसा की। तो ये डिवाइड एंड रूल की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का खामियाजा आज देश का हर शहर, हर कस्बा भुगत रहा है। सभी धर्मों के धर्मस्थलों पर अगर आप देखें तो लोगों ने अपने आप ध्वनि प्रदूषण के जो भी नॉर्म्स हैं उसका पालन किया और लाउड स्पीकर जो गैर जरूरी थे उनको हटाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो है वो अब कहीं पे फैमिली फाइट चल रही है, कहीं पे वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। तो इस वर्चस्व की लड़ाई में समाज के सौहार्द के ताने बाने को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोई भी अगर कोशिश करे तो ठीक नहीं है। राज ठाकरे के पक्ष में कौन है और विपक्ष में कौन, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि राज ठाकरे जिस कट्टर हिंदुत्व वाली राजनीति के जरिए अपना दायरा बढ़ाना चाह रहे हैं, उससे उन्हें कितना फायदा होगा? क्या वो शिवसेना के कोर वोटर को तोड़ पाएंगे? क्या वो महाराष्ट्र की राजनीति में वो मुकाम हासिल कर पाएंगे जो बाला साहेब ठाकरे ने की थी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो होड़ इस बात की है कि साहेब के ज्यादा करीब कौन है, बाला साहेब के ज्यादा करीब कौन है, आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। राज का साहेब अंदाज जरा आप देखिए, यह हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। कट्टर हिंदुत्व की राजनीति वैसी ही है, आक्रामक तेवर कुछ कुछ वैसे ही है, जोशीली भाषण शैली जैसे बाला साहेब दिया करते थे वैसी ही है, माथे पर तिलक, भगवा दुशाला, काले और बड़े फ्रेम वाला चश्मा, दोनों ही कार्टूनिस्ट भी हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी भक्ति और औरंगाबाद से हिंदुत्व की हुंकार। 1 मई 2022 वाली रैली आपने अभी देखी होगी, राज ठाकरे की औरंगाबाद में हुई। और इससे पहले याद कीजिए 1988 में बाल ठाकरे का औरंगाबाद में संबोधन हुआ था। तो ये कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो बताती हैं कि उसी रास्ते पर राज ठाकरे। हमारे साथ अश्विन पांडे इस वक्त लगातार बने हुए हैं, मुंबई एक बार हम फिर से चल रहे हैं। अश्विन, होड़ इसी बात की है क्या? क्योंकि एक तरफ शिवसेना की सरकार है जिस पर नवनीत राणा जेल में है और जिस विषय को लेकर राज ठाकरे पर भी लगभग वही आरोप है, उन पर हाथ सरकार डालने से बच रही है। क्या इस बात की होड़ है कि असली साहेब कौन है, उनके ज्यादा करीब कौन है, उनकी बात को फॉलो ज्यादा कौन कर रहा है? जी देखिए, राज ठाकरे अपने चाचा बाला साहब ठाकरे के पूरे नक्शे कदम पे हैं।
उन्होंने अपनी राजनीति शुरुआत जो बाला साहब ने की वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ बोले, फिर दक्षिण भारतीयों के खिलाफ बोले, गुजरातियों के खिलाफ बोले, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा राजनीति में नहीं हुआ। हिंदुत्व का उन्होंने मुद्दा उठाया और 1995 में महाराष्ट्र में उनकी सरकार बनी। राज ठाकरे ने 2006 में पार्टी की शुरुआत की तो सबको साथ में लेकर चलने की बात की, कुछ नहीं हुआ। 2008 में उन्होंने उत्तर भारतीयों के खिलाफ मोर्चा खोला, 13 विधायक जीतकर 2009 में विधानसभा पहुंचे। और अब 2014 में जब कोई भी जो है उनका विधायक जो है नहीं जा रहा था, मात्र एक विधायक जीता। 2019 में भी लगभग वही हाल रहा। तो अब इस बार वो हिंदुत्व की तरफ बढ़े हैं और कहीं ना कहीं जो शिवसेना का एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने के बाद सरकार बनी और हिंदुत्व को लेकर एक कहीं ना कहीं जगह खाली होती राज ठाकरे को लग रहा हुई है, उसी को भरने की कोशिश राज ठाकरे इस वक्त करने में लगे हुए हैं। देखना होगा कि तो जिस खाद पानी की जरूरत उनके कार्यकर्ताओं को है, जिस चार्ज की जरूरत है, वो चार्ज कम से कम इस विषय से उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। और इससे पहले की खबरों में आगे बढ़े, नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। ये पूरा आंदोलन, ये मुद्दा जारी रहेगा। राज ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। संजय राउत का आज बयान आया कि हमें ना समझाएं आंदोलन क्या होता, लाउडस्पीकर कोई अवैध नहीं चल रहा है। अब देखना यह कि राज ठाकरे क्या कहते हैं, क्योंकि उस औरंगाबाद की रैली के बाद पहली बार मुखातिब हो रहे हैं। राज ठाकरे कल पुलिस का भारी जमावड़ा था उनके घर के बाहर, नॉन वेरिएबल वारंट भी जारी किया गया था कि वो स्पीच को पुलिस बाकायदा पढ़ेगी, सुनेगी, और उसके बाद मामला भी दर्ज किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले राज ठाकरे, देखना है कि वो क्या कहते हैं। इससे पहले 5 तारीख को राज ठाकरे के अयोध्या जाने वाले पोस्टर्स मुंबई में उतार दिए गए थे। पुलिस उन पोस्टर्स को उतार रही थी। तो हिंदुत्व की लड़ाई, भाई वर्सेस भाई। इस वक्त राज ठाकरे, जो कि लाउड स्पीकर से ये पूरी बात शुरू हुई थी, हनुमान चालीसा तक पहुंची, अजान तक पहुंची, लाउड स्पीकर हटाने तक पहुंची, और अब उस रैली के बाद राज ठाकरे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखातिब होते हुए। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे। मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। वो जानते हैं कि उनके ऊपर कैसे राजनीतिक तंज किए जा रहे हैं। आत्ताची पत्रकार परिषद ही मी 6 वाजताची जाहीर केली होती, परंतु काही सूचना या मला असं वाटतं आत्ताच जाणं गरजेचे आहेत, म्हणून मी 6 वाजताची पत्रकार परिषद मी आत्ता 1 वाजता केली। आज सकाळपासून मला महाराष्ट्रातल्या विविध भागांमधनं मला फोन येत आहेत, आमच्या नेत्यांना सगळ्यांना फोन येत आहेत। महाराष्ट्राच्या बाहेरूनही अनेक ठिकाणून फोन येत आहेत किंवा माहिती मिळते त्यांची। पोलिसांचे फोन येत आहेत, पोलीस काही गोष्टी सांगतायत। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशहित और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। सबसे पहले आपको बताते हैं आज देशहित में हम आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं। हमारी पहली बड़ी स्टोरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे से जुड़ी हुई। आज आखिरी दिन इस दौरे का। प्रधानमंत्री मोदी अब से बस थोड़ी ही देर में फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। उनके यूरोप दौरे का ये आखिरी पड़ाव। इसके साथ ही 65 घंटे का दौरा खत्म हो जाएगा, लेकिन हम आपको यूरोप में प्रधानमंत्री मोदी के उन 65 मिनटों के बारे में बताएंगे जो युद्ध का, जी हाँ, रशिया यूक्रेन वॉर का दी एंड करा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे, डिटेल्स अब से बस थोड़ी ही देर में देशहित में आपको दिखाएंगे। और उसके बाद हमारी दूसरी बड़ी स्टोरी, ठाकरे बनाम ठाकरे, जंग चालू है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच बचे घमासान में अब बाला साहेब ठाकरे के वीडियो की एंट्री हुई है। आज के अपडेट के साथ ये पूरी खबर अब से बस थोड़ी देर बाद देशहित में आप देख पाएंगे।
तीसरी बड़ी स्टोरी, जोधपुर में हिंसा के बाद कर्फ्यू जारी है, लेकिन ऐसे कर्फ्यू का क्या मतलब रह जाता है जब एक लड़के पर कुछ अराजक तत्वों का गुट टूट पड़ता है, चाकू से हमला करता है और पुलिस दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। ये वीडियो भी आप देशहित में देख पाएंगे। हमारी चौथी बड़ी खबर, दिल्ली के शाहीन बाग में बुलडोजर वाले एक्शन की तारीख आ गई है। कहां कहां बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी, कब होगी, हर सवाल का जवाब देशहित में आपको मिलेगा। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे परमाणु युद्ध की नेट प्रैक्टिस। जी हां, परमाणु युद्ध की नेट प्रैक्टिस। कोई नहीं चाहता कि जंग ज्यादा दिनों तक चले, हम आपको स्पष्ट कर दें, युद्ध रोकने की आखिरी कोशिश जारी है, लेकिन इन सब के बीच रशिया की तैयारी में कोई कमी नहीं। किस तरह से ये नेट प्रैक्टिस कर रहा है रशिया, वो हम आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देश और दुनिया की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। सुपरफास्ट खबरें। लगातार बढ़ती महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.4% का इजाफा किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। रेपो रेट बढ़ने का मतलब है कि आने वाले दिनों में घर की ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सरकार को बीएमसी चुनाव और निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी करने का आदेश दिया है। आदेश के तहत महाराष्ट्र सरकार को 2 हफ्तों के अंदर चुनाव की तारीख घोषित करनी होगी। जोधपुर हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 140 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जोधपुर हिंसा का एक नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो एक मोहल्ले का है, जिसमें लोगों को पत्थर फेंकते हुए देखा जा सकता है और तलवार के साथ भी हिंसा के आरोपियों को देखा जा सकता है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम को कोलकाता हाईकोर्ट के बाहर कांग्रेस के वकीलों का विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के वकीलों ने उनके खिलाफ नारे लगाए और उन्हें काले झंडे भी दिखाए। इस विरोध प्रदर्शन की आड़ में कांग्रेस के वकीलों ने उन्हें टीएमसी कांग्रेस का हमदर्द तक बता दिया। चिदम्बरम मेट्रो डेयरी मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की पैरवी करने पहुंचे थे। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर के मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर पर फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को हटाया जाए। जब तक लाउडस्पीकर नहीं हटाए जाते, हनुमान चालीसा जारी रहेगी। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लाउडस्पीकर विवाद के पीछे बीजेपी का हाथ है। इस विवाद में राज ठाकरे को इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने रियल एस्टेट कारोबारी के साथ लूट और मर्डर मामले में 2 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान की। स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने कहा कि शुरुआती जांच में दोनों नाबालिग लड़कों के शामिल होने का पता चला है। दोनों आरोपियों ने चोरी की बाइक से इस वारदात को अंजाम दिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में गर्भपात कानून के समर्थन में लोगों का प्रदर्शन जारी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का एक मेमो लीक हुआ था, जिसके मुताबिक कोर्ट गर्भपात को गैर कानूनी बना सकता है। इसी मेमो के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि गर्भपात के कानून को न बदला जाए। रूस के एक औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग। यहाँ एक केमिकल टैंक में लगी है आग। आग इतनी भीषण है कि कई किलोमीटर दूर से ही देखी जा सकती है आग की लपटें। घटना स्थल से उठ रहा है धुएं का बड़ा गुबार। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं, जो आग बुझाने में जुटी हैं। इस हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि आग की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जोफ्तल से 156 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और इन लोगों को ज़ेपोरोजिया पहुंचाया जा चुका है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के ऊपर समझौते तोड़ने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि रूस ने लोगों को स्टील प्लांट से निकालने से पहले ही दोबारा बमबारी शुरू कर दी। रूस ने लवीव के पावर स्टेशन पर हमला किया है। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में 2 लोग घायल हो गए हैं। शहर के मेयर के मुताबिक इस हमले से पावर प्लांट को भारी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से कई शहरों में बिजली की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। दावे के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने खार्किव के 11 गांवों को रूसी कब्जे से आजाद करा लिया है। ये सारे गांव पिछले 2 महीनों से रूसी कब्जे में थे। खार्किव में भी दूसरे शहरों की तरह सड़कों पर लाशें बिखरी मिली है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टॉक शो होस्ट और पत्रकार बोरिया मजूमदार पर 2 साल का बैन लगा दिया है।
बीसीसीआई की 3 सदस्यीय समिति ने उन्हें टीम इंडिया के विकेटकीपर रिद्धिमान साहा को धमकाने का दोषी पाया। दरअसल मजूमदार पर रिद्धिमान साहा को इंटरव्यू के नाम पर धमकाने का आरोप है। नए कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारत ने घरेलू सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद दुनिया की नंबर 1 T20 टीम के रूप में ये सीजन खत्म किया। आज जारी की गई आईसीसी रैंकिंग में टीम इंडिया 270 की रेटिंग के साथ पहले स्थान पर है। भारत जहां T20 में शीर्ष पर बना हुआ है, वहीं इंग्लैंड 265 रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर है। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 128 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया है, जबकि टीम इंडिया दूसरे स्थान पर है। वहीं 111 अंकों के साथ न्यूजीलैंड तीसरे और 110 अंकों के साथ दक्षिण अफ्रीका चौथे नंबर पर है। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी रेटिंग से 13 अंक की छलांग के बाद ताजा रैंकिंग में 110 की रेटिंग हासिल की है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपनी अपकमिंग फिल्म धाकड़ के नए सॉन्ग का टीजर शेयर किया है। इस सॉन्ग के टीजर में कंगना काफी अलग अंदाज में नजर आ रही हैं। फिल्म के न्यू सॉन्ग शी इज ऑन फायर के टीजर को सोशल मीडिया पर फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को आज फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर यशराज फिल्म ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अक्षय की अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज का नया पोस्टर शेयर कर उन्हें ढेर सारी बधाई दी है। पोस्टर के साथ यशराज फिल्म ने एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में अक्षय की हर एक फिल्म का दृश्य दिखाया गया है। मैंने पहली बार शूटिंग की थी, मैं ऊटी में, पहला शॉट मैंने ऊटी में दिया। विराट कोहली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 वीडियो शेयर किए हैं। इन वीडियोस में विराट कोहली जिम में पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ विराट जिम में हैवी वेट लिफ्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी डंबल के साथ एक्सरसाइज करती हुई नजर आ रही हैं। अनुष्का शर्मा और विराट का एक साथ जिम करते हुए वीडियो फैंस को खूब पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों अमेरिका के कैंसस और एंडोवर में आए शक्तिशाली बवंडर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में घरों और इमारतों के बीच ये शक्तिशाली बवंडर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वायरल वीडियो को अगर गौर से देखें तो कई घर और इमारतें नजर आ रही हैं। इसी बीच ये शक्तिशाली बवंडर इन इमारतों के बीच से गुजरता है और सब कुछ तबाह कर देता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में दिख रहा शख्स बेखौफ होकर खौलते हुए तेल में हाथ दे देता है और हाथ से पकौड़े बाहर निकालता है। इसके बाद ऊपर से मसाला छिड़ककर ग्राहक को दे देता है। वीडियो देखकर Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.